हरिओम। तुला राशि से हम ये जानेंगे कि तुला राशि हमारे कौन कौन से ऑर्गन को कवर करती है। ठीक है, तुला राशि नैसर्गिक 7th हाउस, और 7th हाउस में हमारे प्रजनन अवयव सबसे ज्यादा है, वो है प्रजनन अवयव, टेस्ट ग्लैंड्स, और लेडीज के लिए यूट्रस, और उसके जो भी बच्चेदानी और बच्चे के जन्म का सीधा संबंध हमारे 7th हाउस से होता है। 7th हाउस से तो 7th हाउस की असर दूसरा किडनी तो नहीं, लेकिन मूत्रपिंड पे होता है, यूरिनल एरिया। क्योंकि किडनी आपके वो दो भाव में दो साइड पे आ गई, लेकिन वो सारा जो किडनी ने जो फिल्टर किया है कचरा, वो सारा लिक्विड के रूप में यूरिन, उसका नाम ही है यूरिन, जो ब्लड शुद्धि के लिए किडनी में जाता है और किडनी उसे शुद्ध करती है। इसीलिए जो व्यक्ति का किडनी का प्रॉब्लम होता है ना, उनको डायलिसिस करना पड़ता है, और डायलिसिस में उनके पूरे शरीर के ब्लड में से जो फंक्शन आपकी नैसर्गिक किडनी करेगी, उसी फंक्शन को डायलिसिस करते हुए उनके शरीर से डायलिसिस का मशीन उनकी बॉडी में से जो भी ब्लड घूम रहा है, वो ब्लड को फिल्टर करती। डायलिसिस मशीन और कुछ काम नहीं करती, वो आपके शरीर के ब्लड को फिल्टर करती है, मतलब उसकी जो भी अशुद्धि है उसको दूर करती है। और वो अशुद्धि, ब्लड खुद लिक्विड है, ब्लड खुद फ्लो ऑफ वाटर है, तो अशुद्धि भी फ्लो ऑफ वाटर के रूप में ही बाहर निकलेगी। है ना, समझ रहे हैं मेरी बात आप? तो इसीलिए जो मूत्रपिंड का एरिया है और जो यूरिन बन के यूरिन पाइप से बाहर आता है, वो एरिया है हमारा 7th हाउस। इसीलिए 7th हाउस में सबसे ज्यादा असर आपके यूरिनल एरिया, मूत्रपिंड, फिर किडनी, और किडनी का पूरा फंक्शन, ये सारा तुला राशि से संबंधित हो जाता है। इसके अलावा आपको इसमें विकार ज्यादा मिलते हैं। आपको ये पता होगा कि आजकल आप देखो, बहुत से लोगों में किडनी का प्रॉब्लम आम हो गया है। मतलब आपको बहुत ज्यादा मात्रा में किडनी या किडनी डायलिसिस सुनाई देता है। पहले इतना नहीं था, लेकिन अभी बहुत सुनाई दे रहा है। क्यों उसका रीजन क्या है, वो ही हमें ढूंढना है। क्योंकि हमें इतना तो पता है कि खान पान में जो बाधा और जो नए प्रकार जो हमने शुरू कर लिए हैं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है वो है खान पान। और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, डॉक्टर साहब खास सुनो आप, दवाइयाँ। सबसे बड़ा दूसरा प्रॉब्लम अगर किडनी और डायलिसिस कराने के लिए किडनी बिगड़ने का कारण है, तो वो है दवाइयाँ। क्योंकि हुआ क्या है कि इतनी सारी दवाइयाँ, इतने सारे रोग, और थोड़ा कुछ होता है हम दवाई ले लेते, थोड़ा होता है बुखार भी आए तो बुखार 2-3 दिन तक आपके शरीर में से पसीने द्वारा जो कचरा बाहर निकाल रहा है, उसको हम निकालने ही नहीं देते। आप देखो, अगर थोड़ा भी आज अगर बुखार आया तो शाम तक तो आप गोली खा लोगे। अगर सुबह बुखार चढ़ रहा है तो दोपहर तक तो 2-3 घंटे में तो आप दवाई तुरंत खा लोगे, ताकि आपको शाम को वापस बुखार चढ़े ही नहीं। तो होता क्या है कि जो कचरा बुखार आने की वजह से हमारी सारे छिद्रों से पसीना बन के बाहर निकलने वाला है, उन सारों को हमने रोक लिया, और दवाई खाई वो अलग से। आज ब्लड ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई है तो दवाई, लो है तो दवाई, माथा दुख रहा है, माइग्रेन, कुछ भी हो, थोड़ा भी कुछ हो, आप दवाई तुरंत खा लेते हो। और ये जो सारी दवाइयां शरीर में जाती है, वो हमारे शरीर की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है। अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग होती तो आपको बीमारी ही नहीं होती। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती तो हमें बीमारियां बहुत कम होती, आती ही नहीं, बुखार जल्दी आता ही नहीं। लेकिन इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए बीमारी आ रही है और हम लोग गोली खा रहे हैं। तो वीक इम्यूनिटी में दवाई का कचरा बाहर कौन निकालेगा?
सीधा हिसाब है, हमारी इम्यूनिटी लो है और हम ऊपर से दवाई खा रहे। तो जो पाउडर के रूप में दवाई आपके शरीर में जाती है वो भी एक कचरा बन के यूरिन में से बाहर निकल जाता है। अब कचरा ज्यादा बढ़ेगा तो किडनी पे लोड बढ़ेगा। आप देखो बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो दवाई ही किडनी को बिगाड़ती। जैसे कि आपको ये पता होगा जो यूरिक एसिड, यूरिक एसिड हमारे यूरिन में से बाहर निकलता है। अगर आपके यूरिन में यूरिक एसिड आया तो समझ लो कि आपकी किडनी फिल्टर नहीं कर रही है, आपकी किडनी में प्रॉब्लम हो गया है। अगर आपकी यूरिन आपको ये डायबिटीज है तो आपके यूरिन में से शुगर जा रही है। अब यूरिन में से शुगर क्यों निकलेगी? क्यों? क्योंकि आपका पेनक्रियाज वो शुगर को पचा नहीं रहा है। जैसे आपका पेनक्रियाज शुगर को नहीं पचा रहा है इसलिए यूरिन में से शुगर निकल रही है, ऐसे ही आपकी किडनी वो यूरिक एसिड को नहीं पचा रही है, इसीलिए यूरिन में से यूरिक एसिड बाहर आ रहा है। सीधी बात समझ में आ रही है मेरी? आ रही है सबको? हमारे शरीर से ये सारे घटक बाहर इसीलिए निकल रहे हैं, वो भी यूरिन के माध्यम में, क्योंकि हमारी किडनी इन सब चीजों को एब्जॉर्ब नहीं कर रही है। दोनों जगह आपको दिखेगा, यूरिन में भी दिखेगा और ब्लड में भी दिखेगा। ब्लड में भी शुगर रहेगी, यूरिन में भी शुगर रहेगी। इसी तरह से यूरिक एसिड, ब्लड में भी यूरिक एसिड आएगा, यूरिन में भी शुगर एसिड यूरिक एसिड आएगा। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होगा कि लंबे समय तक अगर ये सारी चीज यूरिन से निकल रही है तो यूरिन इन्फेक्शन होने में भी बिल्कुल देर नहीं लगेगी। हम किडनी स्टोन बोलते हैं ना, किडनी स्टोन है क्या? किडनी स्टोन इसीलिए बनते हैं कि यही सारा कचरा जो किडनी को फ्लश आउट करना चाहिए वो फ्लश आउट, कचरा ही ज्यादा है, कचरा ही ज्यादा है। अब कचरा ज्यादा है, जैसे मिट्टी, पानी में मिट्टी है तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है ना। चौमासे में पानी मिट्टी वाला लाल वाला आता है, आप ग्लास में भरोगे तो देखो नीचे मिट्टी बैठ जाती है। तो अगर आपके किडनी में ही ये कचरा या पत्थर या मिट्टी का पोर्शन ज्यादा है तो आपकी किडनी उसको फ्लश आउट नहीं कर सकती, वो किडनी में इकट्ठा होता है, किडनी में इकट्ठा होता है तो वो जम जम के छोटा छोटा टुकड़ा बन के स्टोन बन जाता है। और यही किडनी स्टोन अगर वो यूरिन के पास आकर अटक गया तो आपको पेन शुरू, और पेन शुरू तो डॉक्टर सोनोग्राफी देखकर बोलेंगे कि आपकी किडनी में स्टोन है, आपकी किडनी में स्टोन आ चुका है। कारण क्या? आपने स्टोन खाया तो है नहीं, आपने मिट्टी खाई तो है नहीं, तो स्टोन आया कहां से? सिंपल लॉजिक है कि आप जो खा रहे हो वो खाना बाहर नहीं निकल रहा है, वो उसमें जो कचरे वाला भाग है कि जो आपके किडनी को पचा लेना चाहिए लेकिन आपकी किडनी उसे नहीं पचा रही। हम लोग भी क्या करते पता है, यूरिक एसिड आ गया ना तो दवाई खा लेंगे, लेकिन जो यूरिक एसिड बढ़ाने का जो फैक्टर है, जैसे कि पल्सिस, कठोल, पल्सिस से यूरिक एसिड बढ़ता है, काजू, मेवे, सूखे मेवे से यूरिक एसिड बढ़ता है। तो ये सारी चीज हमें खाने में कम करनी है, वो हम करते नहीं है। पापड़ नहीं खाना है, वो तो हम ध्यान भी नहीं देंगे। दाल नहीं खानी है आपको, सारे प्रोटीन नहीं खाने, मगर उसकी तरफ आप ध्यान नहीं दोगे। आप क्या करोगे? गोली ले लोगे और प्रोटीन भी खाओगे। अब आपको यूरिक एसिड हुआ ही इसलिए है कि आपकी किडनी कठोल को नहीं पचा के कचरा बाहर नहीं निकल रही। तो आप दवा भी खा रहे हो और आप कठोल भी खा रहे हो, तो क्या होगा? आप तो ऊपर से उसको और कचरा दे रहे हो, दवाई भी दे रहे हो ऊपर से, अब तो दवा को भी पचा। हम लोग गलती यहाँ कर लेते, दवाई तो लो लेकिन खाने में वो दवाई ज्यादा लंबे समय तक नहीं लेना है। आप
यूरिक एसिड की दवाई 5-5, 10-10 साल तक लोगे तो डेफिनेटली आपकी किडनी फेल होगी होगी और होगी। जो जो व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर है और साथ में ये यूरिक एसिड है, वो दोनों वालों को 5 से 10 साल के अंदर किडनी का प्रॉब्लम आता ही आता है, आता ही आता है। क्योंकि खाने में बहुत सारी चीजें बंद हो जाती और ये चीज वो लोग बंद करते नहीं है, उनको बंद नहीं करना है ये सब खाना। उनको ये सारा खाना बंद नहीं करना है और ऊपर से दवाई खानी है। तो खाने का तो कचरा वो नहीं निकाल रही है, ऊपर से दवाई ले रहे हो, उसका भी बोझा बढ़ गया किडनी पे। वो किडनी के ऊपर कितना प्रेशर बढ़ गया, फिर किडनी कितनी काम करेगी? ज्यादा काम ही नहीं कर पाएगी। इसीलिए सेवेंथ हाउस बहुत जरूरी है समझना। सेवेंथ हाउस बिगड़ना नहीं चाहिए। अगर सेवेंथ हाउस बिगड़ा हुआ है तो आपको ये सारी चीजों को, खाने को, पीने को, ये सारी चीजों को बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ रेनल ग्लैंड होती है, उसका उसका नाम रीनल बोला गया है, रीनल। किडनी के ऊपर ये जो ग्लैंड है उसको रीनल कहा जाता है। वो रीनल कहो या वो एड्रीनल कहो, एड्रीनल एक ही बात है दोनों। तो कमर दर्द भी इसके कारण बढ़ जाता है। अगर आपको कमर दर्द हो रहा है और आपको ये पता होगा कि जिनको भी किडनी का दर्द होता है ना, उनको वही सबसे ज्यादा कमर और पेट के नीचे के भाग में ही सबसे ज्यादा पेन होता है। डॉक्टर वो पेन साइड में, कमर में साइड में, पीछे साइड में ही उसको पेन होगा। वो पेन की वजह से ही पता चल जाता है कि इनको किडनी स्टोन या किडनी में कोई ना कोई प्रॉब्लम शुरू हो गया। ठीक है, तो ये सब चीजों को हमें बहुत ध्यान देना है। दूसरा, पथरी, मूत्रवाहक नली मतलब यूट्रस का, उसके बाद यूट्रस, उसके बाद कमर की लचक, उसके बाद वायु बढ़ जाना, फिर त्वचा का रोग, विकार, ये सब चीजों में इन्फेक्शन होना, दाद, खाज, खुजली, इन सब से तुला राशि का संबंध होता है। अब आओ वृश्चिक राशि के ऊपर। तो वृश्चिक राशि में कौन सा पोर्शन आया? तो यहाँ पे हमारा मूलाधार चक्र और टॉयलेट प्लेस, जिसको आप मल द्वार कहते हैं हम, उसकी जगह आई है। तो यहाँ अगर हमें प्रॉब्लम हुआ तो आपको ये पता है, भगंदर, उसके बाद हरस, मसा, क्योंकि ये मसा का प्रॉब्लम करेगा, और अपेंडिक्स, आंत्रपुच्छ, उसका यही स्थान है। तो अगर आपको अपेंडिक्स का प्रॉब्लम है या हरस मसा भगंदर का प्रॉब्लम है, टॉयलेट प्लेस यहाँ भी ग्लैंड है, वो है मूलाधार चक्र। और यहाँ से जो आपको प्रॉब्लम होता है, वो प्रॉब्लम आपको कैंसर तक भी लेकर जा सकता है। ठीक है, उसके बाद ये दोनों तरफ लेडीज में ओवरीज आती, 6 एंड 8 में। 7th में यूट्रस है, 6 एंड 8 में ओवरीज है। तो उनको ओवरीज का भी कैंसर, लेडीज को यूट्रस और ओवरीज तीनों का कैंसर हो सकता है। लेफ्ट ओवरीज, राइट ओवरीज और यूट्रस, तीनों में कैंसर की संभावना हो जाती है। इसका नाम है अंडकोश और बीजकोश। वैसे तो अंड को ही बीज कहा गया है, लेकिन बीज की उत्पत्ति ही ना हो। अंडकोश तो होता है, लेकिन दोनों चीज अलग ही है, आपको एक मानना ही नहीं। जिसने भी एक कहा है गलत कहा है, क्योंकि अंडकोश एवरी मेंस्ट्रुअल पीरियड का नाम है अंडकोश, लेकिन बीज कोश अलग है। अगर कोई फीमेल को बच्चा नहीं हो रहा है, व्यंधत्व आ गया है, तो फिर भी उसको मेंस्ट्रुअल पीरियड तो आएगा ही आएगा। इसलिए दोनों को अलग करना है। मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो है अंडकोश, लेकिन बच्चा रहना, वो अंडकोश से बच्चे की उत्पत्ति होना, उसको आप बीज कोश कह सकते हो। बराबर, तो बीज कोश अंडकोश दोनों अलग है, आपको एक नाम नहीं देना है। उसके बाद पुरुष में यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड बोला गया है। 8th हाउस में प्रोस्टेट ग्लैंड का नाम दिया गया है, क्योंकि एक ग्लैंड आएगी 6th में, दूसरी ग्लैंड आएगी 8th में, 7th में कोई ग्लैंड नहीं। आपकी एक ग्लैंड जाएगी 8th में,
और सेकंड ग्लैंड आएगी, टेस्ट ग्लैंड आएगी 6th में, और 8th में आएगी आपकी ये रीनल ग्लैंड। तो ये जो ग्लैंड है, यहाँ से आपको बच्चा नहीं होना, या फिर ये जो भगंदर हरस उसकी तकलीफ होना, ये सारी चीज का आपको प्रॉब्लम यहीं से ही आएगा, बराबर। तो प्रोस्टेट ग्लैंड और उसमें होने वाले कैंसर, इसको भी हमें यहीं से देखना है। बवासीर, हरसमसा और भगंदर और उसका कैंसर, वो भी हमें यहीं से देखना है। उसके बाद होता है हाइड्रोसिल। जनरली मेल में ये रोग बहुत है, मेल में ही ये रोग होता है। हाइड्रोसिल मेल को ही होती है, फीमेल को तो होता ही नहीं। तो हाइड्रोसिल मतलब वहां पर पानी भर जाना, जो उसमें प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद जो गोली होती है उसके अंदर पानी भरना, वो उसमें पस उत्पन्न होना, और उसकी भी सर्जरी होती है। तो उसके कारण इसका कनेक्शन आपको समझना है कि अगर यहाँ इन्फेक्शन हुआ है तो टीबी या फिर ट्यूबरक्लोसिस या आपके बॉडी में उसके जर्म्स बहुत इजीली आ जाते हैं। आपको बहुत संभालना है। जिनको टीबी होगा उनको हाइड्रोसिल की शक्यता होती ही होती है, और जिनको हाइड्रोसिल हुआ है उनको टीबी की शक्यता होती है, क्योंकि ये दोनों के जर्म्स है ना, टोटल एंटी है, कंप्लीटली एंटी, कंप्लीटली एंटी है। हाँ जी, कोई पूछ रहा है, कुछ बोल रहा है? ठीक है, तो वीर्य और वीर्य बीज वो भी पुरुष में है, जैसे स्त्री बीज स्त्री में है, वैसे वीर्य बीज है वो पुरुष में। आपको ये भी दोनों अलग चीज है। इसमें भी बच्चे की संभावना जिसके अंदर होगी उसके अंदर बहुत ही बड़ी मात्रा में, हम ये कह सकते हैं कि उसमें बीज की उत्पत्ति ही नहीं होगी। अगर बीज का संबंध आपके ये स्थान से अगर कुछ गड़बड़ कर रहा है तो बच्चे नहीं हो पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आओ ऋतु धर्म, मेंस्ट्रुअल पीरियड, और उसके बाद पुख्त स्त्री बीज, उसमें भी पुख्तता वाला स्त्री बीज। तो आपको ये पता होगा कि ये पुख्त स्त्री बीज का मतलब आपको समझना है। अगर मेंस्ट्रुअल पीरियड में शुरुआती में अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो वो लेडी को आपको इतना जरूर समझना है कि इसको मेनोपॉज में भी प्रॉब्लम आने की बहुत ज्यादा संभावना है। अगर किसी को ये मेंस्ट्रुअल पीरियड 30-35 की एज में ही बंद हो गया तो उसको अपने ये स्थान से ज्यादा अलर्ट रहना है, क्योंकि जिनका रेगुलर पीरियड आ रहा है उनको यहाँ का कोई मैटर दिक्कत नहीं आएगी। जिनको अपनी छोटी एज से लेके 50 साल की उम्र तक बिल्कुल स्मूथली और पीरियड में कंटिन्यूटी अगर ठीक से है तो उसको ना मेनोपॉज के बाद कोई प्रॉब्लम आएगा ना पहले आएगा। लेकिन अगर किसी को पहले आने में भी दिक्कत हुई है, वो भी रेगुलर नहीं आया है, और दूसरा 30-32 साल की एज में वो अगर निकल भी गया है तो 35 साल, किसी को 40 साल, 45 साल, ये सारे उसके जाने की उम्र नहीं है। मेंस्ट्रुअल पीरियड की ये जाने की उम्र नहीं है। अगर वो ये उम्र में कुछ गया है तो आपको समझना है कि कोई ना कोई अंदर प्रॉब्लम जरूर है। और ये प्रॉब्लम आपको, इन लोगों को यूट्रस और ओवरीज के कैंसर के लिए 4-5 साल के बाद टेस्टिंग कराना बहुत जरूरी है। आप खुश मत हो कि चलो अच्छा हुआ है मुझे निकल गया, ऐसे खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका इसका मतलब ये हुआ कि आपका साइकिल ही रेगुलर नहीं है। अगर साइकिल रेगुलर नहीं है तो कोई ना कोई दिक्कत जरूर है, फिर कोई ना कोई अंदर इंटरनल प्रॉब्लम जरूर है। और अगर वो प्रॉब्लम बढ़ गया तो डेफिनेटली आपको बाद में आगे के समय में ये प्रॉब्लम दिक्कत ला सकता है। ठीक है, तो आपको ये स्थान से ये सारी चीज समझनी है। और यहाँ पे ये तो 8वां स्थान है, 6ठे स्थान और 8वें स्थान में अगर ग्रह बलवान आ गया तो दिक्कत आएगी। यहाँ पे अगर कोई ग्रह वीक है या नीच का है तो कोई दिक्कत नहीं।
ग्रह अगर वीक है या ग्रह अगर नीच का होके बैठा है, इसका मालिक कहीं नीच का होके बैठा है, तो आपको समझना है कि आपको उतनी दिक्कत नहीं आ सकती। जैसे छठे का मालिक 8वें में आ गया, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। होता है ना, कर्क लग्न में ऐसा होता है। कर्क लग्न में छठे का मालिक गुरु है, वो 8वें में चला गया तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे किसी भी लग्न में, ये सिर्फ कर्क लग्न नहीं, कोई भी लग्न में छठा का मालिक अगर 8वें में चला गया तो ये बहुत अच्छी बात। आपको कोई प्रॉब्लम ना बच्चे आने में होगी, ना मेनोपॉज में होगी, ना उसके बाद भी। सब फंक्शन रेगुलर, टॉयलेट और यूरिनल दोनों फंक्शन बिल्कुल रेगुलर हो जाएंगे। ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ अगर उच्च का ग्रह बैठ गया, जैसे अमिताभ बच्चन का था, उनको छठे हाउस में कर्क का गुरु है, तो आपको ये पता भी है कि उसको पेट में, पेट के नीचे के भाग में जो भी उसको इंजरी हुई थी, तो उसकी वजह से तो ही लीड्स टू डेथ। और उसके बाद उसको हर 2 साल में एक बार तो वही प्रॉब्लम खड़ा होता ही है, और उसको साल 2 साल के बाद हॉस्पिटलाइज होना ही पड़ता है। उसको बहुत बार हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, क्योंकि छठे हाउस में उच्च का गुरु है। अब उच्च का गुरु है तो रोग भी ज्यादा ही लाएगा, ज्यादा बार लाएगा। तो ऐसे आपको प्रेडिक्शन करना है, ऐसे कुछ भी प्रेडिक्शन नहीं करना है। ठीक है। आप ये नहीं कहोगे यहाँ उच्च का गुरु है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, नहीं, वो उच्च का गुरु है इसीलिए दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ पे आपकी राशि को बल नहीं मिलना चाहिए। तो आपकी छठी और 8वीं राशि ऐसी है, और यहाँ की 2 ग्लैंड ऐसी है कि इसको बिल्कुल भी बलवान नहीं होना चाहिए। अब आओ धन राशि। धन राशि में कुला और नीतम और जंगा, धन राशि की ये 2-3 स्थान है। कुला भी माना जाएगा, नीतम भी माना जाएगा, जंगा भी मानी जाएगी। जंगा की हड्डी नस का संबंध सायटिका, अगर यहाँ प्रॉब्लम करेगा तो वो है सायटिका, जो कमर से लेके पैर नीचे तक आपको पेन देगी। नस की सूजन है, संधिवा है, ये सारे यहाँ के प्रॉब्लम। यहाँ पे कोई ऑर्गन नहीं है बड़ा, यहाँ से कोई ग्लैंड नहीं है। देखो एक बात समझना, 8वें भाव के बाद 9, 10, 11, 12 चारों में कोई ग्लैंड नहीं। अगर ग्लैंड नहीं है तो वहां का कैंसर भी नहीं होता। अगर ग्लैंड नहीं है तो वो भाव में कोई कैंसर नहीं होगा आपको। हाँ, आपके कोई नस के अंदर कोई गांठ या ऐसा कुछ बन गई, और हड्डी के साथ अगर वो गांठ चिपक गई तो हो सकता है, हड्डी के साथ। बाकी नॉर्मली ये यहाँ कोई ऑर्गन ही नहीं है, तो कैंसर और ये सब बनने की संभावना ही नहीं। अब इसके उपरांत सामने मिथुन राशि है, धन के सामने राशि कौन सी आएगी, तो मिथुन आएगी। तो इसकी वजह से भी इसमें तकलीफ बढ़ जाएगी, क्योंकि मिथुन राशि एकदम बच्चे की राशि, आपको ये पता है, बुध बिल्कुल कुमार अवस्था है, बच्चे की अवस्था है। और धनु राशि अग्नि तत्व की, सामने वायु तत्व की और ये अग्नि तत्व की। अब अग्नि और वायु का बैलेंस नॉर्मल नहीं होता, कभी नॉर्मल नहीं होता। होता है क्या? यहाँ जो ग्रह आकर बैठा ना धन राशि में, अभी प्लूटो आकर बैठा था पिछले 15 साल से, तो आप देखो 15 साल में कोई कम तूफान हुआ है क्या? क्यों? क्योंकि प्लूटो अग्नि में बैठा और वायु को देख रहा है। आप अग्नि में बैठे हो और वायु को देख रहे हो, सामने से हवा आ रही है और आप अग्नि में बैठे हो, क्या हालत होगी? भड़का ज्यादा ही बढ़ेगा ना। इसी कारण से जब प्लूटो मिथुन में भी जाता है, 100 साल के बाद मिथुन में जाएगा तब भी धमाल होगी, और 100 साल के बाद धन में वापस आएगा तब भी धमाल होगी। यही 2 राशि में जब प्लूटो जाएगा आएगा, तब ये बड़ा, इतना बड़ा पेंडेमिक और बहुत से मास डेथ होने की संभावना होती है, वरना इतनी इतनी बड़ी संभावना नहीं होती। ठीक है। आज आप सिर्फ इमेजिन करो, हमें 70 साल पहले आजादी मिली थी ना, 17 साल पहले आजादी मिली। अगर 17 साल पहले आजादी मिली होगी तो 1950 होगी। अगर 1950 में आजादी मिली तो बराबर उससे 30 साल पहले 1920 में तो जलियांवाला बाग, ये सब जल रहा था इंडिया में। जल रहा था या नहीं जल रहा था? आज से 100 साल पहले देखो, आजादी की लड़ाई के लिए चारों तरफ उबाल लगा हुआ था। गांधी जी वही तो लड़ रहे थे यहाँ पे, गांधी जी या भगत सिंह जी और ये सब क्या कर रहे थे?
वो 30 साल का ही तो काम होगा ना आजादी का, कोई 1-2 साल में तो आजादी आई नहीं है। तो ये प्लूटो जब धन में जाता है तब भी वो तूफान आता है, मिथुन में जाता है तब भी तूफान है, क्योंकि धन में अगर अग्नि है तो सामने वायु तत्व की राशि, और दोनों द्विस्वभाव है, दोनों द्विस्वभाव, ये सबसे ज्यादा दिक्कत आ जाती है। आगे चलो, मकर राशि पे जाएंगे तो यहाँ तो जैसे हड्डी टूटना और वही ज्यादा, और ऐसा कोई रोग, अगर ये कोई चीज आ जाए इसमें, ऐसा कोई बड़ा ग्रह आ जाए तो रोग और उसका ही ज्यादा मात्रा में फैलना होता है। अब हम आगे चलेंगे, मकर राशि। मकर राशि का अमल है त्वचा के ऊपर, स्पेशली त्वचा के ऊपर, और दूसरा है घुटने के ऊपर। घुटना, आपके आपके दोनों घुटने यहीं से आप गिनोगे, और इसीलिए मकर राशि में पैदा होने वाले विकार, अगर आपकी मकर राशि बिगड़ी कुंडली में तो आपको, या 10th हाउस भी नॉर्मली अगर बिगड़ा ना, चाहे कोई भी राशि हो, लेकिन अगर 10वां भाव बिगड़ रहा है तो आपको घुटने घुटने की ढक्कन का ज्यादा घिसना, ज्यादा गादी का घिस जाना, ये सारा प्रॉब्लम आपको सताएगा, और उसको दाद, खाज, खुजली और जो भी उससे रिलेटेड चीज है वो, यहाँ तक कि कोढ़ तक निकल सकता है। कोढ़ तक, अगर मकर राशि बिगड़ेगी तो आपको कोढ़ भी हो सकता है। उसके बाद पाचन के विकार, क्योंकि यहीं से ही हमारा स्टमक शुरू होता है, ये हमारे स्टमक का विभाग है। अगर ये राशि बिगड़ी तो स्टमक में पचने की शक्ति बिल्कुल कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, तो आप जो भी खा रहे हो वो पच नहीं रहा है, तो उसकी भी तकलीफ शुरू हो जाएगी, बराबर है। और हड्डी का टूटना, पैर की हड्डी का टूटना, कहीं भी गिरना, ये राशि में यहाँ हर्षल प्लूटो जैसे ग्रह आ जाए ना तो एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट में पैर कट जाना, ये सारी चीज मुमकिन है। कोई पैरालिसिस हो जाता है, किसी के पैर, टांग वांग कट जाती है। तो अगर ये 10th हाउस में अगर प्लूटो है तो आपको एक्सीडेंट से बहुत बचना पड़ेगा। आप अकेले आप अकेले कहीं भी ट्रैवल नहीं कर सकते, ठीक है। किसका माइक चालू है? आवाज आ रही है बहुत। चलो, बंद कर दिया है। अब आओ आप कुंभ राशि में। कुंभ राशि बिल्कुल गूढ़ है, 11th हाउस में वो नॉर्मल नैसर्गिक उसकी राशि है। उसका संबंध घुटने के नीचे, हमारा जो पिंडी है ना, पैर की पिंडी, पिंडलियां, उसके ऊपर ज्यादा है। तो जैसे कि वेरिकोज वेन्स, और वो पूरे पैर की नस को जाम कर देती है, नीचे तक गड्ढा बन जाना, पैर की नस जाम हो जाना, और नले की हड्डी टूटना या फ्रैक्चर होना, पैर और पिंडी में बहुत दर्द होना, ये सारी चीज मुमकिन है। और पैर की पिंडी में जो पिछला भाग है वो बहुत सॉफ्ट है, उसमें गांठ बनना या ऐसा कुछ भी होना बहुत मुमकिन है। अगर आपके कुंडली ट्रांजिट में आगे अगर ग्रह घुमाएगा ना तो आपको ये भाव में बहुत दिक्कत देगा। अब सामने आ रही है सिंह राशि वापस, अब यहाँ से सामने सिंह राशि आ गई, तो सिंह राशि में हार्ट और ये सब प्रॉब्लम भी मौजूद है। हार्ट और ये सब भी इसी राशि से हम देखते हैं। हार्ट हार्ट और आपके ओवर एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन में भी इसी राशि का ही संबंध आएगा, तो ये दोनों चीज में आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है। अब आओ लास्ट मीन राशि। मीन राशि में आपके पैर की पानियां, आपका पंजा, पैर की उंगली और पैर की पानी, और एड़ी का भाग, खास करके एड़ी का भाग, एड़ी या एड़ी के ऊपर तक का जो आपकी नला शुरू हुए ना, खत्म हुए ना, उससे पहले से ही मीन राशि शुरू हो जाती है। तो एडी या एडी, अब आप देखोगे कि आपके 12th हाउस में अगर कोई, 12th हाउस का मालिक ही बलवान हो गया ना, आपका 12th का मालिक ही बलवान हो गया ना, तो 12th हाउस मतलब आपका लेफ्ट लेग हुआ, लेफ्ट साइड का हमारा बायां पैर की पिंडी, पिंडी मतलब आपकी उंगलियों का भाग, एड़ी का भाग, तो वहां पे आपको चोट आना, सर्जरी आना, कट जाना, एक्सीडेंट में पैर में वो जगह से डैमेज होना, ये सारी चीज मुमकिन है अगर आपका 12th का मालिक
कुंडली में उच्च का हो गया तो आप ये मत समझना कि आपको वो परेशान नहीं करेगा। 12th का मालिक उच्च का होना ही नहीं चाहिए। और अगर हुआ है तो आपको ये समझना है कि आपके लेफ्ट लेग की नीचे के पैर की जगह को काट काट के सर्जरी हो के खराब हो जाएगी। हर थोड़े साल में वहां पे कोई ना कोई दिक्कत आएगी। अगर आपका 12th हाउस बलवान है तो, स्पेशल 12th का मालिक बलवान है तो 12th के मालिक बलवान होने में हॉस्पिटलाइज, सर्जरी, हॉस्पिटल के योग और पैर की पिंडी या पिंडी की सर्जरी वर्जरी, पैर की पिंडी तो नहीं लेकिन जो उसको हम क्या बोलते हैं, ना उसको क्या बोलते हैं, उसको कुछ हिंदी में कहा जाता है पर एड़ी एड़ी वाला भाग, अभी तो मुझे शब्द नहीं याद आ रहा है। जो हमारे पैर में एड़ी और उसके ऊपर वाला जो आपको गोल हड्डी मिलेगी ना, क्या बोलते हैं, आपको कुछ याद आता है किसी को? नला तो ऊपर है, मुझे ये याद नहीं आ रहा है। वो जंक्शन में जब भी यूरिक एसिड बढ़ेगा ना तो वो ही जगह पे आपको प्रॉब्लम होगा, आपको उसी जगह पे पेन होता है। तो आपको इस चीज से भी, तो 12th हाउस जब भी आपका बिगड़े या कोई दिक्कत आए तो आपको ये समझ लेना है कि आप, आपके लेफ्ट लेग या हॉस्पिटलाइज या ज्यादा इन्वेस्ट कराना या तो फिर फॉरेन में आप घर के बाहर ज्यादा रहना, फॉरेन में भी आना जाना बहुत बढ़ जाता है। 12th हाउस का मालिक अगर बलवान है तो आप एक जगह टिक के नहीं रहोगे, बस हर जगह जाओगे वापस आ जाओगे, जाओगे वापस आ जाओगे। तो ये सारी चीज होती है, पैर की तकलीफ भी उसमें आती है। पैर के अंगूठे में भी उनको उसको विकार आ जाता है, पैर का अंगूठा, पैर के अंगूठे में भी आप उसको ध्यान रखना, जिसको गाउट कहा जाता है, उसको वात रक्त बोला जाता है, खून के अंदर का वात। हमारा जो ब्लड है वो क्योंकि ब्लड ब्लड के अंदर जब वायु घुस जाए ना, आम घुस जाए, उसको आम कहा जाता है, खट्टाई कहा जाती। और ऐसे समय में आपको जैसे कच्चा आम खा लिया या इमली खा ली तो आपको बहुत पेन बढ़ जाएगा। आपका पेन, जब अगर ऐसी चीज आप खाओगे ना तो वो उसकी वजह से ही आपको पेन बहुत बढ़ जाता है। इसलिए उसको आम आम वात या वात रक्त कहा जाता है। ठीक है, ये ज्यादा होता है अगर मीन राशि वाले को, मीन राशि नॉर्मली, मीन राशि अगर किसी की भी बिगड़ी तो आपको ये गाउट और ये सब चीज होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो मीन राशि वाले को इस चीज का भी बहुत ध्यान रखना है। दूसरा, उसको संबंध है सामने कन्या राशि, मीन के सामने राशि भी कन्या है और कन्या राशि में भी ये सारी चीजों को संभाल, सामने राशि क्यों देख रहे, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आएगा कि बाकी में हमने सामने की राशि नहीं देखी लेकिन ये 4 में हमने सामने की राशि इसीलिए देखी क्योंकि ये सारी राशियां कोई खास ऑर्गन लेकर नहीं बैठी। आपको ये ध्यान देना है कि ये सारी राशियां आप देखो, 9, 10, 11, 12, ये 4 में उतने बड़े ऑर्गन आते ही नहीं कि आप वो ऑर्गन की वजह से इसकी बात को पकड़ में ले पाओ। इसलिए ये 4 राशियों में आपको सामने की राशि भी देखनी पड़ेगी क्योंकि उसके मेन ऑर्गन कहाँ पे है, सामने वाली राशि में। मेन ग्लैंड कहाँ पे है, ये चारों की जो फंक्शनल ग्लैंड है वो सारी उनकी सामने की राशि में। इसलिए आपको ये 4 भाव में बार बार सामने की राशि देखने का तात्पर्य दिया गया है। क्या हो रहा है आज, बार बार समझ में नहीं आ रहा है आपको, मैं दिख रही हूँ? नेट प्रॉब्लम है क्या?
हाँ, वही तो नेट प्रॉब्लम है, बार बार वापस खुलना बंद होना हो रहा है, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि दिख रहा है क्या। अभी ठीक है? चलो, अभी ठीक है ना? हाँ हाँ, चलो अभी आज ये आपके 12 भाव तो हो गए, लेकिन आज हम ये एक बहुत बड़ा मुद्दा इसमें से ढूंढेंगे, और वो है कि एक डॉक्टर की कुंडली कैसी होती। अगर कोई इंसान डॉक्टर बन सकता है तो उसकी कुंडली और उसके 12 भाव, क्योंकि भाव चल रहा है ना, अभी 12 भाव ही चल रहे हैं ना, तो ये भाव में से ही हम पकड़ेंगे कि डॉक्टर बनने के लिए कौन से भाव बलवान होने चाहिए, और पेशेंट बनने के लिए, पेशेंट का मतलब आपको कोई प्रॉब्लम आए या आप दवाई कराने ज्यादा हो, तो उसके लिए आपकी कुंडली कैसी होनी चाहिए और आपके ग्रह कैसे होने चाहिए। ठीक है, तो आज ये मुद्दा हम जानेंगे कि एक डॉक्टर की कुंडली क्या होती है और एक पेशेंट की कुंडली क्या होती है। तो उसके लिए हमें क्या देखना चाहिए। अगर एक इंसान डॉक्टर बनना चाहे तो उसकी कुंडली और उसके कौन से भाव बलवान होने चाहिए, कैसी होनी चाहिए, और अगर आपके कौन कौन से भाव गड़बड़ कर रहे हैं जो आपको पेशेंट बनाना चाहता है, ये दोनों कंप्लीटली एंटी बात है। अगर कुंडली और ये भाव अच्छे हैं तो ही आप डॉक्टर बन पाओगे, और यही भाव अगर वीक है तो आपको पेशेंट बनना है। हाँ, किसी किसी कुंडली में दोनों चीज होती है। आप देखो, कोई डॉक्टर भी ऐसे है और खुद पेशेंट भी है, खुद डॉक्टर है और खुद पेशेंट भी है, उसको बार बार हॉस्पिटल में और उसमें एडमिट भी होना पड़ता है। हम ऐसे बहुत सारे, बहुत कम है लेकिन है ऐसे डॉक्टर कि जो बार बार बीमार होते हैं, जिनको बार बार हॉस्पिटलाइज, जिनको बार बार, जैसे ये अस्थमा है या कोई बड़ा प्रॉब्लम, नॉर्मली कुछ हो जाए और आप जाकर आओ वो अलग बात, थोड़ी सी बात को आप इसमें ज्यादा महत्व नहीं दे सकते। लेकिन अगर किसी को लंबी बीमारी है, हमें अभी आज हम ये चेक करेंगे कि ऐसे कौन कौन से भाव है जो आपको डॉक्टर बनाएगा, या ऐसे कौन कौन से भाव है जो आपको पेशेंट बनाएगा। ठीक है, तो हमारी कुंडली में एक तो भाव है दूसरा, हमारा सेकंड हाउस। इसके लिए हम सबसे पहले अपना सेकंड हाउस चेक करेंगे, सेकंड हाउस। उसके बाद सिक्स्थ हाउस, 6 नंबर का हाउस, और 10वां और 11, समझो 2, 6, 10 और 11। ठीक है, 2, 6, 10 और 11। अगर ये 4 भाव आपके बलवान है तो आपको वो डॉक्टर ही बनाएगा। और यही 4 भाव के अंदर अंदर कंजक्शन है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, 2, 6, 10 और 11। अगर ये 4 अगर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो वो आपको डॉक्टर बनाएगा। लेकिन 1, 6, 8 और 12 याद रखना फिर से। आपका पहला भाव, छठा भाव, 8वां भाव और 11वां भाव, अगर ये 4 भाव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, 1, 6, 8 और 12, अगर ये 4 एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो वो आपको डेफिनेटली पेशेंट ही बनाएगा। आपको पेशेंट बनना ही बनना, आपको कोई ना कोई रोग होगा ही होगा। अगर ये चारों जुड़ के अगर एक दूसरे से युति प्रतियुति में आ गए तो, और अगर और अगर ये दोनों जंक्शन का संयोजन हो गया, मतलब पहला भी, दूसरा, छठा, 8वां, 10वां, 11वां और 12वां, अगर ये 6 के 6 भाव का संयोजन हो गया,
अगर ये सब भाव का संयोजन हो गया, जैसे 1, 2, 6, 8, 10, 11 और 12, ये 7 भाव, ये सातों भावों का अगर संयोजन हो गया तो वो खुद डॉक्टर भी है और वो ही सबसे ज्यादा सर्जरी और सबसे ज्यादा रोग उसको हो रहे, वो पेशेंट भी। बात मेरी क्लियर हुई? हाँ, मैं वापस बोल रही हूँ, चलो मैं फिर से बोल रही हूँ। अगर आपकी कुंडली में दूसरे, छठे, 10वें और 11वें, ये 4 भाव का ही संबंध हो रहा है, तो वो आपको जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर बनाएगा। और अगर आपकी कुंडली में दूसरा, पहला, सॉरी दूसरा नहीं, अगर आपकी कुंडली में पहला, छठा, 6, 8 और 12, 1, 6, 8, 12, ये 4 का संबंध है, तो वो आपको पेशेंट बनाएगा। समझ में आ गया? वो तो अभी बोलूंगी ना, वो तो मैं अब बोलूंगी, दोनों का संयोजन तो। हाँ, तो ये पहले सिर्फ डॉक्टर का बताया दूसरी बार में और पेशेंट का बताया, अब दोनों का संयोजन बताएंगे। आज नेट बहुत प्रॉब्लम कर रहा है ना, नेट જ બંધ થઈ જાય છે. હા, પણ જે હોય